तो रेस्पिरेशन के लिए नो स्पेशल ऑर्गन है, गैसेस एक्सचेंज डिफ्यूजन से होता है, और डे टाइम में चूंकि यह फोटोसिंथेसिस भी करता है, रेस्पिरेशन भी करता है, तो एक में जो गैस निकलती है वो दूसरे में यूज हो जाती है, और इस तरीके से डे के समय इसको कोई चुनौती नहीं होती। बट ड्यूरिंग नाइट इट टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड एंड रिलीज CO2 आउटसाइड दी बॉडी। तो रात में प्रकाश होता नहीं, लाइट नहीं होती है, फोटोसिंथेसिस बंद हो जाती है, लेकिन सांस चलती है, तो इसे ऑक्सीजन बाहर से लेना पड़ता है और CO2 जो बनी उसे बाहर छोड़ना पड़ता है। तो ये जो प्रक्रिया है वो डिफ्यूजन के द्वारा होती रहती है। अब आते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इसका इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनते हैं। यूग्लिना में दो तरीके का न्यूट्रिशन होता है। टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। दो तरीके का न्यूट्रिशन होता है। पहला तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो होता है इसको कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और दूसरा टाइप जो है ये फर्स्ट है, और सेकंड टाइप जो है वो है सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक, बल्कि फिटिक नहीं, सेप्रोजोइक, क्योंकि ये एनिमल है। तो अगर प्लांट होता तो फिटिक शब्द जोड़ा जाता, एनिमल है तो ये सेप्रोजोइक होगा। तो इट इज सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। हिंदी में ऑटोट्रॉपिक को स्वापोषण कहते हैं। स्वापोषण, और इसको मृत पोषण या सड़े गले पदार्थों से पोषण करना कहलाता है। तो सेप्रोजोइक मतलब मृतोप जीवी। अब समझिए इसको। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? चूंकि इसकी बॉडी में क्या है, पहला जो ऑटोट्रोपिक की बात करें अगर हम, यानी स्वपोषण की, तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ये प्लांट का कैरेक्टर है, प्लांट में होता है। और इसमें प्राणी, जो भी जीव है, एनिमल है, वो अपना न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करता है? बाई फोटोसिंथेसिस। तो एनिमल गेट्स न्यूट्रिशन। अब यहाँ अगर मेंस में ये चीज आएगा, जो मेंस एग्जाम है उसमें जब आएगा, तो उसमें ये आएगा डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिशन इन यूग्लिना। तो उसमें ये चीज को, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ उसी को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। अभी चूंकि हम लोग फैक्चुअल पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, इन्हीं चीजों को अगर हम प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड कर लेंगे तो मेंस में भी ये चीजें हमें फायदा करेंगी। तो एनिमल गेट्स न्यूट्रिशन, it means the euglena gets their nutrition by performing photosynthesis with the help of photosynthesis। किसकी मदद से कर रहा है? with the help of chloroplast। help of क्लोरोप्लास्ट, इसकी बॉडी में जो क्लोरोप्लास्ट है। अब इस क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट कौन कौन से हैं? तो इसमें जो पिगमेंट होते हैं
वो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। जो पिगमेंट पाए जाते हैं यूग्लिना में वो ये हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। तो इसकी मदद से ये दिन के समय जो श्वसन में CO2 निकल रही है उसका यूटिलाइज करके, और वाटर वाटर साइटोप्लाज्म में सफिशिएंट क्वांटिटी में है, तो उसका इस्तेमाल करके लाइट सन रेज होना जरूरी है, और क्लोरोफिल जो कि क्लोरोप्लास्ट में है, उनकी वजह से ये ऑर्गेनिक मटेरियल, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, जो भी इसकी ज़रूरत है वो ऑर्गेनिक मटेरियल का ये निर्माण करता है। और इस तरीके से प्लांट लाइक जो इसका बिहेवियर है ये, इसकी वजह से यूग्लिना को, अभी कुछ कैरेक्टर आगे देखेंगे वो एनिमल के जैसा है। तो बिकॉज इट हैज both it has the character of both plant and animal, so it is considered as a connecting link between plant and animal। मतलब ये है कि क्योंकि इसमें पौधे और जंतु दोनों के लक्षण हैं, इसलिए इसे दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो इस तरीके से जो ये अपना काम करता है, और इस तरीके के पोषण को द न्यूट्रिशन, सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो ड्यू टू ड्यू टू दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, या यहाँ पर बढ़ा लीजिए, ड्यू टू दिस टाइप ऑफ प्लांट लाइक न्यूट्रिशन, euglena is considered, यानी माना जाता है, considered as ये connecting link between plant and animal। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन बन गया, और ये क्वेश्चन जब अनसाल्व पेपर सॉल्व कराऊंगा तो देखोगे कई बार पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। कौन सा एनिमल दोनों के बीच की कड़ी है, तो कौन सा है, यूग्लिना। अब दूसरा इसका न्यूट्रिशन टाइप देखिए, ये है सेप्रोजोइक। तो सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन कब होता है, क्यों होता है, ये इसका कंडीशन ये है कि ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड, यानी बहुत लंबे समय तक, प्रोलॉन्ग्ड डार्कनेस, लंबे समय तक लाइट नहीं मिल रही है इसको, तो यूग्लिना क्या करेगा, अगर मान लीजिए बहुत दिन से बदली छाई हुई है, ठंडियों में देखते हो कभी कभी ड्यूरिंग कोल्ड वेव, वो हफ्ता 15 दिन वो सूर्य नहीं निकलता, बादल छाए रहते हैं, तो ऐसे में क्या करेगा, तो इसमें क्या है, ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड डार्कनेस और ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड क्लाउडीनेस, बादल बहुत ज्यादा हैं, तो यूग्लिना losses its chlorophyll and
बिकम, एक टर्म यूज किया जाता है बॉटनी में, ये फिर मदद करेगा, इटायोलेटेड। इटायोलेटेड, इटायोलेटेड मीन्स होता है पर्णहरिम रहित हो जाना, यानी क्लोरोफिल लेस हो जाना, या रंगहीन हो जाना, रंगहीन हो जाना। तो ये अपना क्लोरोफिल लॉस कर देता है, क्लोरोफिल खत्म हो गया, तो ये जो इसका ग्रीन कलर है खत्म हो गया, इटाइलेटेड हो गया। अब क्लोरोफिल नहीं रहा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो जिंदा कैसे रहेगा? ऐसे में क्या करता है ये, देन इट secretes certain digestive enzyme, पाचक रसों को अपने बॉडी के चारों तरफ स्रावित करता है, आउटसाइड आउटसाइड द बॉडी। अब ये रस क्या करेंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम छूट गया, एंजाइम, ENZ, एंजाइम, दीज एंजाइम digest the dead and decaying matter around the यूग्लिन। इसके चारों तरफ जो सड़ी गली चीजें हैं, जो डेड हो गई हैं, सड़ रही हैं, उसको वो पचाते हैं, और जो भाग पचता है उसको ये अपनी बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेता है, यूग्लिन। अब देखिए, एंजाइम सेक्रीशन का लक्षण एनिमल का होता है, तो ये लक्षण कोई प्लांट एंजाइम सेक्रीट नहीं करता, पाचन का काम प्लांट नहीं करता है, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है, वो स्वयं बना रहा है अपने जरूरत की चीजों को, तो उसे तोड़ने और जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अब यहाँ इसने वो क्षमता खो दी है, तो अब इसे एनिमल के जैसा बाहर से लेना पड़ रहा है, और जब भी बाहर का न्यूट्रिशन अंदर लेना होगा तो वो शरीर में उपयोगी तभी होगा जब हम उसको पचाएंगे। वही काम ये कर रहा है, ये पचाता है, एंजाइम को स्रावित किया, उसने बाहर पचाया, और जो पचा हुआ भोजन है वो यूग्लिना अपने शरीर की सतह से अवशोषित कर लेता है। सो इट इज द एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूग्लिना। अब मेंस में अगर ये क्वेश्चन बनेगा कि यूग्लिना इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, प्रूव इट, इसको सिद्ध कीजिए, तो ये दोनों बातें डिस्क्राइब करनी पड़ेंगी कि यूग्लिना हैज टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, वन इज द ऑटोट्रॉपिक यानी स्वपोषण, उसमें ये क्या क्या करता है, पौधों को जैसा प्रकाश संश्लेषण करता है, इसलिए ये, और पौधों के जैसा इसमें क्लोरोफिल है, तो ये पौधों का लक्षण हो गया। दूसरा जो है वो सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन, मरे हुए जीवों से अपना भोजन लेना, उसमें ये अपने बॉडी के चारों तरफ डाइजेस्टिव एंजाइम स्रावित करता है और चीज़ों को पचा के उसे अंदर ग्रहण करता है। ये इसका एनिमल के जैसा इसका कैरेक्टर है, इसलिए इसमें दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं। लास्ट में कंक्लूजन, सिंस इट हैज both it has character of both plant and animal, so it is considered as a connecting link between plant and animal। दोनों के लक्षण है, इसलिए इसे संयोजक कड़ी कहा जाता है। तो these enzyme digest the dead and decaying matter around the euglena and later यानी बाद में euglena absorb it through its
जनरल बॉडी सरफेस। तो इतनी बात क्लियर है या इसमें कोई कंफ्यूजन है? इज इट क्लियर? ओके, दुर्वेश, सब क्लियर है? दुर्वेश? यस सर, क्लियर है। ओके, तो एक चीज रह गया है, फिर हम प्रीवियस पेज पर चलते हैं जहां पर हमने फिगर बनाया है। यहाँ पर देखिए, इसका जो ये बॉडी है, और बॉडी के अंदर क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म, क्योंकि ये सेल है। तो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो दो तरीके का होता है। बाहर जो है एक पतली परत होती है, इसको हम दूसरे कलर से बना देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। तो ये जो पेरीफेरल इलाका होता है, ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है, और इसको कहते हैं इक्टोप्लाज्म। जो किनारे किनारे इसका जो सेल मेम्ब्रेन है उससे लगा हुआ एक पतली पट्टी होती है, पेरीफेरल एरिया होता है ये इसको कहते हैं इक्टोप्लाज्म। और इक्टोप्लाज्म की विशेषता ये है कि ये गाढ़ा होता है, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफाइबर जैसी चीजें पाई जाती हैं। और ये जो बाहर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके नीचे पेलिकल की एक परत होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे एक परत है किसकी? पेलिकल की। पेलिकल जो है प्रोटीन से बना होता है, और ये किससे बना है? प्रोटीन से। तो अच्छा, ये बाहर की जो परत है, मतलब ये पेलिकल जो है वो एक परत है जिसको साइटोप्लाज्मिक लेयर कहते हैं। और इसके नीचे जो कोशिका द्रव्य है वो थोड़ा सा गाढ़ा है, पतली पट्टी के रूप में है, और इसको कहते हैं इक्टोप्लाज्म। तो ये बाहर का जो है ये इक्टोप्लाज्म है, और अंदर का जो है ये पतला होता है, मोर फ्लूइड लाइक होता है, ये इंडोप्लाज्म है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है वो ये, इक्टोप्लाज्म थोड़ा सा गाढ़ा होता है, बाहर पतली परत के रूप में होता है, और जो मेजर पोर्शन है वो इंडोप्लाज्म होता है, जो ज्यादा तरल है अंदर की तरफ होता है। इतनी बात छूट रही थी तो अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे पेल्किल की परत होती है जो प्रोटीन की बनी है। तो ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो यहाँ एक्सक्रीशन क्या है? देखिए, एक्सक्रीशन जो मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है इसका, वो है अमोनिया। चीफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस is ammonia, NH3. And Euglena have no special organ for excretion. So ammonia removed from the body by diffusion.
डिफ्यूजन के थ्रू ये जाती है। और दूसरा तरीका है कि जो इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूअल है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूअल का काम है शरीर में पानी, जो वाटर है, उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल में रखना। तो डिफिक्सेटरी सब्सटेंस वो अमोनिया है। अब आगे इसको समझते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए, इसको ऐसे समझिए, सपोज कीजिए कि ये यूग्लिना है। फिर से यूग्लिना बनाएंगे, ज़्यादा समय लगेगा, तो इसलिए इसको सिंबल के रूप में बना दे रहे हैं। अब यूग्लिना के अंदर इसका साइटोप्लाज्म भरा हुआ है और इसके सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं, यानी ये जो लिक्विड है इसके अंदर, ये मोर डेंस है, ज़्यादा गाढ़ा है। बाहर पानी है, पानी में पाया जाता है ये। पानी पतला होता है, बाहर का जो लिक्विड है वो पतला है। तो एक क्रिया होती है डिफ्यूजन के अलावा, उसको कहते हैं ऑस्मोसिस, यानी परासरण। यहाँ होता है ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट होता है, एक झिल्ली के आर पार वाटर यानी H2O ये मूव करता है कहाँ से? हल्के, हल्के का मतलब पतले, यानी लेस कंसंट्रेशन वाले लिक्विड से हाई कंसंट्रेशन वाले लिक्विड की तरफ। तो हल्का कह लीजिए या पतला कह लीजिए, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी पतला सॉल्यूशन, हल्का विलयन से पानी किधर जाता है? गाढ़े विलयन की तरफ, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, या डेंस सॉल्यूशन जो है। गाढ़ा में लिख देता हूं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। गाढ़ा यानी कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में ऑटोमेटिक जाता है। कब तक जाता है? जब तक दोनों तरफ का गाढ़ापन बराबर ना हो जाए, और इस क्रिया को कहते हैं ऑस्मोसिस। तो यहाँ जो है ऑस्मोसिस की क्रिया अपने आप होती रहती है, और तालाब पोखर का पानी इसके बॉडी में घुसता रहता है, इंटर करता रहता है। अब इससे क्या है कि जब पानी जाएगा तो अंदर का लिक्विड बढ़ेगा और फैलेगा, तो ये फूल जाता है, पैरामीशियम फूल जाता है। अब अगर इस एक्स्ट्रा पानी को निकालने का कोई पंप नहीं होगा इसमें, तो ये फट जाएगा, फट जाएगा तो मर जाएगा। इसके लिए इसमें क्या है, एक कंट्रक्टाइल वैक्यूअल है, जो हमने यहाँ फिगर में बनाया था। ये देखिए, ये जो मैंने बनाई है नीले कलर की। और ये जो है एक्सेसरी वैक्यूअल, जो सहायक होती हैं, और एक मेन वैक्यूअल होती है। पूरे को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूअल, इस पूरे को। तो ये क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल, TILE, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूअल। संकुचनशील रिक्तिका, हिंदी में इसको कहते हैं संकुचनशील रिक्तिका, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूअल। तो ये एक आर्गन है, और इस पर प्रश्न बनता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन इन यूग्लिना। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है शरीर में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, या शरीर के अंदर का जो लिक्विड है उसके गाढ़ेपन को नियंत्रित करना। यानी वो बहुत पतला हो गया तो नियंत्रित करना है, और बहुत गाढ़ा हो गया तो नियंत्रित करना है। तो उसका जो गाढ़ापन है वो शरीर के लिए अनुकूल बनाए रखना ही ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। तो क्या है कि जैसे हमारा शरीर है, पानी बहुत देर तक नहीं पीते हो और पानी लॉस होता रहता है पसीने के द्वारा, यूरिन के द्वारा, तो शरीर के अंदर का जो द्रव है वो गाढ़ा होने लगता है, और तुरंत ही ब्रेन मैसेज भेजता है कि पानी की जरूरत है। तो हमें प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं, और हमारा जो इंटरनल सॉल्यूशन है उसका जो गाढ़ापन है फिर मेंटेन हो जाता है, गाढ़ा नहीं होने पाता हो।
इसी तरीके से पानी अगर ज्यादा पी रहे हो तो लाश शरीर से बढ़ा दिया जाता है यूरिन के फॉर्म में या दूसरे ऐसी चीजों के रूप में, ताकि शरीर जो अंदर का लिक्विड है उसका कंसंट्रेशन एक समान बना रहे, वो ज्यादा पतला भी ना होने। तो पतलापन गाढ़ापन को नियंत्रित करने की क्रिया ही ऑस्मोरेगुलेशन है। और यूग्लिना में ऑस्मोरेगुलेशन के लिए जो स्ट्रक्चर है वो उसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या संकुचनशील रिक्तिका। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह रिक्तिका ऑस्मोरेगुलेशन तो करती ही है, एक्सक्रीशन भी करती है। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि इसका एक्सक्रीटरी सब्सटेंस अमोनिया है। अमोनिया पानी में घुलनशील होता है, बहुत अधिक घुलनशील है, तो पानी में वो घुल जाता है। और यही पानी ये संकुचनशील रिक्तिका बॉडी से इकट्ठा करती है, इकट्ठा करके बड़ी हो जाती है, और बड़ी होके ये जो इसका ये रिजर्वायर है इसमें आके फ्यूज होती है, और इसमें इस पानी को पंप कर देती है। यानी एक थैली में भर के आया पानी और इसमें उड़ेल दिया, उड़ेल दिया तो साइटोस्टोम से होके बाहर निकल गया। ये क्रिया लगातार इसमें चलती रहा। तो ये जो एक्सेसरी वैक्यूल हैं ये शरीर से एक्स्ट्रा पानी को छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में लाती हैं और इस बड़ी वैक्यूल से जुड़ती जाती हैं। तो जैसे जैसे जुड़ती हैं बड़ी वैक्यूल बढ़ती जाती है, और बढ़ती जाती है तो इस क्रिया को कहते हैं डायस्टोल। बड़ी हो जाती है, खूब पानी इकट्ठा हो जाता है, और जैसे खूब पानी इकट्ठा हुआ वो यहाँ आके फ्यूज हो जाती है। ये जो रिजर्वायर है इसकी मेम्ब्रेन से ये जुड़ जाती है और पानी को इसी में डाल देती है। पानी को डाल देती है, फिर वो छोटी हो गई या समाप्त हो गई। तो इस क्रिया को छोटी होने को, श्रिंक करने को, यानी पिचक जाने की क्रिया को कहते हैं सिस्टोल। दो टर्म यहाँ यूज होते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस पर भी घुमा फिरा के प्रश्न बन सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली डायस्टोल और सिस्टोल ये हमारे हार्ट में होता है, मैमल्स के हार्ट में होता है। जब हमारा हार्ट भरता है ब्लड से, यानी फूलता है, तो उसको कहते हैं डायस्टोल। और जब हार्ट ब्लड को शरीर में पंप कर देता है, पिचकता है, तब उसको कहते हैं सिस्टोल। यहाँ जो ये रिक्तिका है वो सेम काम कर रही है, यानी पानी बॉडी में इकट्ठा करके बड़ी होती है तो डायस्टोल होता है, जब पिचक जाती है तो सिस्टोल होता है। तो अगर ये पूछा जाए कि व्हिच आर दी following animals the diastole have the process of diastole and systole, और उसमें प्रोटोजोआ दिया जाए और मैमल्स दिया जाए तो दोनों सही होगा। ऐसे क्वेश्चन को पूरा पढ़िए और नीचे ये देखिए कि कहीं ये तो नहीं दिया है कि बाथ ए एंड बी। अगर वो दिया है तो बाथ एंड ये वो वाला विकल्प हमें काला करना पड़ेगा। ऐसे एग्जाम में क्या होता है, OMR सीट पर आंसर देते हो, और अगर जल्दीबाजी में ऊपर का ही कोई, जैसे एक में प्रोटोजोआ लिखा है और हमारा ध्यान उसी पर गया, वही काला कर दिए, तो काला करने के बाद व्हाइटनर नहीं लगता है, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर एक बार काला कर दिए तो वो क्वेश्चन आपका हो गया, उसको बदल के सही नहीं कर सकते। इसलिए क्वेश्चन को इत्मीनान से करना है। तो इसमें जो है, जो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं कि चीफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो है वो अमोनिया है, एंड द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन टेक्स प्लेस the process of excretion and osmoregulation। अब देखिए ये टर्म जो है ऑस्मोरेगुलेशन, इसी पर सवाल बनेगा। व्हाट इज मीन्स ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन? सो इट मीन्स द रेगुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इंटरनल फ्लूइड ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का इंटरनल फ्लूइड है उसके कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना ही ऑस्मोरेगुलेशन। दोनों काम, एक्सक्रीशन एंड
The process of excitation and osmoregulation is performed by contractile बाइपोल। कॉन्ट्रैक्टाइल बाइपोल के द्वारा इसको संपन्न किया जाता है। कैसे संपन्न किया जाता है वो मैंने समझा दिया है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। अब ये भी लिख देते हैं, जो डायस्टोल है, डायस्टोल मीन्स enlargement of contractile vacuoles एक ही होती है। इसमें पैरामीशियम में 2 होती हैं, दोनों छोर पर होती हैं। इसमें सिंगल होता है जो कि इंटीरियर एंड पर जो हमारा रिजर्वायर है उससे लगा होता है। enlargement of contractile vacuoles। दूसरा है shrinking ऑफ contractile vacuole को क्या कहते हैं? सिस्टोल। तो ये हो गया प्रोसेस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। नाउ नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वन जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है अपना रिप्रोडक्शन। सेंसरी एक्टिविटी कैसे होती है वो भी समझ लीजिए। सेंसेशन कैसे होता है या सेंसरी सिस्टम कैसे काम करता है। सिस्टम शब्द देना तो सही नहीं है, क्योंकि सिस्टम जो बनता है वो आर्गन, कई आर्गन के मिलने से बनता है। तो यहाँ पर सेंसरी सिस्टम नहीं है। सेंसेस कैसे हैं या सेंस का जो काम है वो कैसे होता है वो समझिए। फिर हम लोग अपने फिगर पर चलते हैं। तो यहाँ देखिए, इसमें 2 ऐसी रचनाएं, एक तो स्टिग्मा है और दूसरा पैराफ्लेजलर बॉडी है। ये 2 ऐसी रचनाएं हैं जो लाइट सेंसिटिव है। लाइट अगर इन पर पड़ेगी तो यूग्लिना को सेंस हो जाता है, वो फील कर लेता है कि यहाँ लाइट है। अगर वो डार्कनेस में जाएगा तो भी उसको पता चल जाएगा कि लाइट नहीं है। यही इसका सेंसेशन है। तो यहाँ पर देखिए, अगेन अपने उसमें चलते हैं हम लोग। सेंस जो है दी फंक्शन ऑफ सेंसेशन इज। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि आज जो है वो ये जो अपना दूसरा सेशन है यही इतना होगा। इसके बाद तीसरा सेशन आज नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे एक इम्पोर्टेंट काम करना है 7 बजे से, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन कल फिर हम लोग पूरा 7 बजे तक स्टडी करेंगे, चाहे वो 3 सेशन हो या 4 सेशन हो। आज जो इस सेशन में हो जाएगा, इसमें 5 मिनट और बचे हैं, तो इसमें देख लेते हैं। सेंसेशन, द फंक्शन ऑफ सेंसेशन इज परफॉर्म्ड बाय स्टिग्मा। स्टिग्मा को आई स्पॉट भी कहते हैं। एंड पैराफ्लेजलर बॉडी, पैराफ्लेजलर बॉडी। अब एक चीज और समझिए, स्टिग्मा में क्या होता है, एक केमिकल होता है। स्टिग्मा हैज लैक्टोफ्लेविन। तो ये प्रश्न बनेगा कि यूग्लिना के स्टिग्मा में निम्न में से कौन सा केमिकल होता है, या लैक्टोफ्लेविन इज प्रेजेंट इन व्हिच पार्ट ऑफ द यूग्लिना। यूग्लिना के किस पार्ट में है, तो स्टिग्मा में है। और
इसमें इलेक्ट्रोफ्लेविन होता है। अब ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं, स्टिग्मा एंड पैराफ्लैजिलर बॉडी, बोथ स्टिग्मा एंड पैराफ्लैजिलर बॉडी are light sensitive structure and help euglena in perception of light. लाइट के परसेप्शन में ये मदद करता है। तो इससे होता क्या है, नेक्स्ट देखिए, इससे होता क्या है कि अगर यूग्लिना जो है वो हाई इंटेंसिटी की लाइट वाले एरिया में है, हाई इंटेंसिटी, तो वहां से ये मूव करेगा। और अगर ये डार्कनेस में है या लो, बहुत लो इंटेंसिटी में है, डार्कनेस में है, तो वहां से भी ये हटने की कोशिश करेगा। ये लाइट क्या करता है, मीडियम लाइट, तो मीडियम लाइट वाले भाग में यूग्लिना आके इकट्ठा होगा। मतलब इट प्रिफर टू एक्यूमुलेट इन मीडियम रेंज ऑफ लाइट। बहुत हाई इंटेंसिटी की लाइट भी इसे पसंद नहीं है और डार्कनेस भी पसंद नहीं है। तो ये हो गया इसका सेंस का काम, वो इन दो ऑर्गन से होता है। नाउ लास्ट वन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द रिप्रोडक्शन। तो इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे, और इसका थोड़ा सा रह जाएगा तो कल हम करेंगे। और कल के बाद, कल जो है यूग्लिना को ख़त्म करके फिर हम लोग इंटवीवा हिस्टोलिटिका पढ़ेंगे और फिर प्लाज्मोडियम पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट उसमें हम लोग इसका डिटेल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और फिर पोरीफेरा, सिमिलर वे में पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा तक पढ़ने के बाद फिर मैं इसका टेस्ट और जो है इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगा, जो पिछले वो हैं, तो उसमें भी जो है चीज़ें तैयार हो जाएंगी। वन मिनट, रिप्रोडक्शन। अब देखिए रिप्रोडक्शन में जो यूग्लिना है बड़ा सिंपल ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मेथड नहीं होता, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला याद कर। अब प्रश्न कैसे बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द यूग्लिना। अब उसमें तमाम ऑप्शन देगा। यूग्लिना इस विधि से लैंगिक प्रजनन करता है, यूग्लिना इस विधि